मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्लोप ऑफ आईसी एमआरएस, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आईसी कर्व विलिंग टू बाय को रिप्रेजेंट करता है, कि कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है, यानी वो हायर आईसी पर जाना चाहता है, और जबकि बजट लाइन क्या दिखाती है, कैन बाय को, कि वो कितना खरीद सकता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहाँ होगा, जब स्लोप ऑफ आईसी बराबर होगा किसके, स्लोप ऑफ बजट लाइन के, या फिर हम बोल सकते हैं एमआरएस एक्स वाई बराबर होगी पी एक्स अपॉन पी वाई के, या फिर हम बोल सकते हैं आईसी बराबर होगा बजट लाइन के। दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बजट लाइन क्या शो करती है, बताएगा कौन बताएगा? ऑनलाइन जिन्होंने ली थी वो बताएंगे, क्या बताती है बजट लाइन? कैसे? ऑनलाइन ली थी कल? मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या आपको बजट लाइन की? शोज कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी गिवन इनकम में से, है ना। अगर मैं पूरी इनकम अगर एक्स पे खर्च करेगा तो एक्स का एक पॉइंट मिल रहा था हमें, और अगर पूरी इनकम वाई पर खर्च की थी तो वाई का एक पॉइंट मिल रहा था, और इन दोनों को हमने जब मिलाया था तो बजट लाइन आई थी। कि अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो क्या दिखा रहा है, बजट सेट को दिखा रहा है, जो कि हमें बताता है कि कंज्यूमर कुछ ना कुछ सेविंग कर रहा होगा। और इन बजट लाइन पर जो कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन के उस सेट को दिखा रहे हैं जहां पर सेविंग 0 होंगी, और अगर बजट लाइन के बाहर कोई पॉइंट अवेलेबल है तो वो कौन सा है, अनअटेनेबल पॉइंट। कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्लास में? समझ में आ रहा है बजट लाइन? फिर हमने देखा था कि बजट लाइन चेंज भी हो सकती है, तो हमारा टॉपिक था चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज होने के 3 तरीके थे, या तो एक्स की प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, या फिर वाई की प्राइस चेंज हो जाए, या फिर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। एक्स की प्राइस चेंज होने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्राइस कम होगी या फिर प्राइस बढ़ेगी। वाई की प्राइस चेंज होने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वाई की प्राइस कम होगी या वाई की प्राइस बढ़ जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा रोक के पूछना। कंज्यूमर भी की इनकम भी 2 तरीके से चेंज हो सकती है, या तो इनकम इंक्रीज होगी या फिर इनकम डिक्रीज होगी। यही तरीके हैं चेंज होने के, ठीक है। एक्स की प्राइस चेंज हुई थी तो हमने बजट लाइन पर इफेक्ट देखा था। ये हमारी शुरुआत में बजट लाइन थी। एक्स की प्राइस अगर कम हो रही थी तो बजट लाइन बाहर की ओर शिफ्ट हो रही थी, B1 BL डैश, और अगर प्राइस कम हो रही थी तो अंदर की ओर बजट लाइन शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। मतलब प्राइस के ज्यादा होने पर अंदर शिफ्ट, और प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के कम होने पर बाहर शिफ्ट, और प्राइस के ज्यादा होने पर अंदर शिफ्ट। वाई का देखो कैसे बनेगा, वैसे तो बना लोगे आप लोग, बना लोगे। ये इनिशियली बजट लाइन है हमारी। वाई की प्राइस कम हो गई, यानी वाई को अब पहले से ज्यादा खरीद पाएगा वो, यानी कि वाई का अभी ओबी के बराबर कंजम्पशन कर रहा है। प्राइस कम होने पर
ज्यादा कंजम्पशन कर पाएगा, जबकि एक्स कांस्टेंट रहेगी। यानी रोटेशन कहाँ हुआ, राइट वर्ड। कैसे, प्राइस के कम होने पर बजट उसका बाहर की ओर शिफ्ट हो गया। तो स्लोप की भी हमने बात की थी, स्लोप बढ़ा या कम हुआ, पहले बढ़ाओ, प्राइस प्राइस इंक्रीज हुई, तो बजट लाइन अंदर शिफ्ट हुई होगी, एक्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्स की प्राइस चेंज नहीं हुई। तो आप बताओ स्लोप बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, इसमें कम हुआ है, कम हुआ है या बढ़ा है, बढ़ा है ना इसमें, भाई स्लोप अंदर की ओर आ गया तो बढ़ा है ना। हाँ सही बोल रहे हैं। फ्लैट हुआ है कर, भाई ये इनिशियल बजट लाइन थी आपकी, ये आपकी बजट लाइन चेंज, अलग चेंज, ये आपकी बजट लाइन चेंज होने के बाद में, हाँ स्लोप कम हुआ है और यहाँ स्लोप बढ़ा है, ठीक है। और इनकम ऑफ कंज्यूमर आपको बनाना है, उसमें क्या होगा, पूरा कर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो दोनों ही कमोडिटीज का ज्यादा कंजम्पशन कर पाएगा, और अगर इनकम कम होगी तो दोनों ही कमोडिटीज का कम कंजम्पशन कर पाएगा। यहाँ एक्स की प्राइस चेंज हुई है तो कांस्टेंट क्या है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट। यहाँ वाई की प्राइस चेंज हुई है तो एक्स की प्राइस कांस्टेंट और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट। यहाँ इनकम चेंज हुई है तो पी एक्स कांस्टेंट और पी वाई भी कांस्टेंट, बाकी के जो दो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। बनाओ, तो ये ऐसे बोल रहा है कि वाई की प्राइस अगर कम हो गई तो वाई को अब वो ज्यादा खरीद पाएगा, ये हमने बाहर की ओर शिफ्ट कर दी वाई की लाइन और एक्स को कांस्टेंट रखा, और ये उसकी पहले वाली लाइन थी, तो यहाँ पर स्लोप ज्यादा हुआ ना, बी डैश से लेके एल तक स्लोप ज्यादा हुआ, बी से एल तक स्लोप कम हुआ। भाई अगर आप पानी डालकर देखेंगे तो भी आपको स्लोप समझ में आ जाएगा कि हाँ बोलो। भाई आप ऐसे देखो, पाई की प्राइस कम हुई है, मान लो इतनी कम हो गई, यहाँ आ गया, तो स्लोप कम हुआ या ज्यादा हुआ,
बना लिया इनकम वाला? ये तो होगा, देखो जैसे यहाँ था तो अंदर शिफ्ट करनी थी, आप यहाँ भी शिफ्ट करके देख लो, बढ़ा या कम हुआ? वाई में चेंज हुआ है ना, वाई में चेंज हुआ है, एक्स कौन? हाँ, स्लोप का मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया ही है, ऐसे ध्यान रखो अगर रखना है। एक्स की प्राइस अगर इंक्रीज जाएगी तो स्लोप इंक्रीज, और वाई की प्राइस अगर इंक्रीज जाएगी तो स्लोप। स्लोप सेम। आपने बना लिया? बनाओ फिर। लिखो, इनकम इंक्रीज होने पर, इनकम डिक्रीज होने पर, और स्लोप कैसा रहेगा वो भी लिखो। स्लोप कैसा है इसमें, इंक्रीज होने पर और डिक्रीज होने पर? आज उन्होंने छुट्टी कर ली ऑनलाइन? ऑनलाइन जगतपुरा में रहते हैं क्या वो? मैंने सुना है जगतपुरा में तेज हो रही है। कौन रहता है जगतपुरा? कर आए थे वो? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछो। स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर इनकम आपकी कर्व लेफ्टवर्ड। हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, उसके बाद हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा था, याद है? कैसे आया था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी और एक कांस्टेंट प्राइस था, तो एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स जिस पॉइंट पर था वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था, याद है? लग रहा है वो कि याद नहीं है, रिवीजन करा करो। ऐसे ही हम ऑर्डिनल अप्रोच में भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो हेडिंग लिखो, पढ़ लिया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ, वो एक ही एक कंडीशन थी सिर्फ इक्विलिब्रियम की। हेडिंग लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। The point where
the point where consumer is getting the point where consumer is getting maximum satisfaction is called consumer equilibrium. Necessity conditions for equilibrium are as follows. उपभोक्ता के सामने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं. निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं.
हालांकि कंज्यूमर जाना तो IC3 पर चाहता है, पर वो जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बजट कंस्ट्रेन है। बजट उसका यहाँ BL तक फिक्स है। अब उसको 3 पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर उसकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर हैं, पर वो IC1 पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन देता है और उसका जो अभी बजट अवेलेबल है उसमें वो IC2 पर जा सकता है। ये IC2 पर जाएगा और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। ध्यान रहे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही बनेंगे, आपको राउंड शेप या इस टाइप का कुछ नहीं बनाना है। पहले बजट IC3 समझ में आया यहाँ तक? चले आगे। हेडिंग लिखो कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन में हम इक्विलिब्रियम देखेंगे कंज्यूमर का। व्हेन लिखो इसमें, व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी and getting maximum satisfaction is called corner solution। जब एक उपभोक्ता केवल एक वस्तु के उपभोग के द्वारा साम्यावस्था को प्राप्त करता है
तो ऐसी स्थिति को कॉर्नर सॉल्यूशन, हिंदी में इसमें आ रहा है कोने का समाधान कहा जाता है। देखो, हमें इक्विलिब्रियम बनाना है कंज्यूमर का, पर वो एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हो ऐसी सिचुएशन में। बजट लाइन है, ठीक है, और मान लो इस तरह से मैंने इंडिफरेंस कर्व बना, जो कि क्या बता रहा है, कंज्यूमर केवल किसका कंजम्पशन कर रहा है, एक कमोडिटी का, एक्स का। ऐसे ही आप लिख लो यहाँ कंजम्पशन ऑफ एक्स ओनली। यहाँ इस पॉइंट पर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। और अगर कंज्यूमर केवल y का कंजम्पशन करता है तो बना सकते हो, बना देती हूँ। IC आपकी BL बजट लाइन ऐसे ही बनेगा। कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली y कमोडिटी और यहाँ पर ओनली x का कंजम्पशन कर रहा है। एक का ही कंजम्पशन कर रहा है वो, अभी रीजन देखेंगे हम, है उसके पास दोनों, लेकिन वो कंजम्पशन केवल एक का कर रहा है। यहाँ पहले वाले डायग्राम में केवल x का और दूसरे वाले में केवल y का कंजम्पशन कर रहा है। क्या मैंने ये लाइन सही लिखी? सही है, यानी कि कॉर्नर सॉल्यूशन में MRS XY PX PY के बराबर नहीं है, तो फिर क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको दोनों दिखाई दे रही है, इक्वल, ग्रेटर। ये वाली बात समझ में आई आपको, मैंने जो लिखा है कि कॉर्नर सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम की जो ये कंडीशन लिखी है ना हमने, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, वो सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। तो फिर कॉर्नर सॉल्यूशन में कंडीशन होती कौन सी है, एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, वो तो हमने लिख लिया।
अब आप बात करो MRS XY की, या फिर हम इसे स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप भी बोल सकते हैं ना आईसी का। तो दोनों के स्लोप दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों डायग्राम में, बजट लाइन का स्लोप भी दिखाई दे रहा है और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी दिखाई दे रहा है। तो बता दो भाई इसमें किसका स्लोप ज्यादा है, आईसी का। तो यानी कि MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY है यहाँ पर। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी इस सिचुएशन में भी जबकि दोनों के स्लोप अलग अलग है, इक्विलिब्रियम मिल सकता है, पर वो कंडीशन कौन सी होगी, कॉर्नर सॉल्यूशन की। और यहाँ इस सिचुएशन में स्लोप किसका ज्यादा है, बजट लाइन का। तो MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY है। या फिर हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ IC लेस देन स्लोप ऑफ PL, बजट लाइन। समझ में आया क्या, दिखाई दे रहे हैं दोनों के स्लोप। कॉन्वेक्स बनाओ, सीधी लाइन नहीं बनानी है आपको, थोड़ा इंडिफरेंस कर्व जैसा भी तो लगना चाहिए, जैसे ये लग रहा है। क्या हुआ, नहीं तो सही बताया था आपने, सही बताया था आपने, इसका पूछा था ना मैंने आपसे, आपने बताया आईसी का स्लोप ज्यादा है। फिर मैंने पूछा कि दूसरे वाले में भी, तो आप चुप हो गए। तो गलत मैं कौन से मारती हूँ क्या, आपको गलत बताते हो तो। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखो चेंज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज होगा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। जैसे मान लो एक्स की प्राइस कम हो गई, तो आप बजट लाइन को आगे की तरफ रोटेट कर दोगे और इक्विलिब्रियम नया इंडिफरेंस कर्व पर बन जाएगा। बना सकते हो। सॉरी, चेंज इन उपभोक्ता के सामने में परिवर्तन में पहला रीजन हो सकता है प्राइस इफेक्ट।
यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, लिखो when price of x commodity when price of x commodity change, the quantity demanded for that commodity will also changed while price of y and income of consumer remains constant. It is known as प्राइस इफेक्ट। जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि y वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, ऐसी स्थिति में कीमत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिर आप लिखो पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व। पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व। पीसीसी shows various combinations of two commodities after changing equilibrium of consumer because of
चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। भाई प्राइस इफेक्ट तो क्या दिखाता है कि कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पर, ठीक है, कंज्यूमर कितना उस पर इफेक्ट डालेगा इक्विलिब्रियम पर। और जब डिफरेंट इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएंगे प्राइस चेंज को, उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो पीसीसी होगी, प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा। समझ में आ रहा है सबके? अब बनाओ चेंज इन इक्विलिब्रियम। देखो वो एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस, इनिशियल बजट लाइन है। मान लो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ये था IC1, सही है कि इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, ठीक है। मान लो एक्स की प्राइस कम हो गई, ठीक है, वाई की प्राइस कांस्टेंट और कम भी कांस्टेंट, तो एक्स की प्राइस कम होने पर बजट लाइन रोटेट होगी, आगे की ओर शिफ्ट होगी, B1 BL1 कर दो, तो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो ये IC2 आया और ये इक्विलिब्रियम E1 आ गया। तो अब इस इक्विलिब्रियम को जो मिलाने वाली लाइन है ना, ये पीसीसी प्राइस कंजम्पशन, ठीक है, बनाओ। और जब कंज्यूमर ई से लेकर E1 पर गया, भाई पहले तो एक्स की इतनी कंज्यूम कर रहा था वो, मान लो X1 के बराबर, अब X2 तक पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इफेक्ट है वो प्राइस इफेक्ट है, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, सबने बना लिया? हाँ लो पहले।
हेडिंग लिखो इनकम कंजम्पशन कर्व। ICC shows various combinations of two commodities which a consumer is getting at various level of income. और यही क्या कहलाता है? इनकम इफेक्ट। देखो कैसे, अब इनकम पूरी इंक्रीज हो गई तो आगे की और शिफ्ट हो जाएगा P1 L1। पहले देख लो बोर्ड पर, ये E1 हो गया, IC हो गया, और अगर ऐसी इनकम कम होगी तो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा IC। आपको तीन, आपको पॉइंट मिले, क्या कहलाता है? ये वाली लाइन जो ये जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम है इन्हें जोड़ती है, ये इनकम कंजम्पशन कहलाता है। और इससे पहले जब प्राइस में चेंज हुआ था तब जो जोड़ रही थी लाइन, वो PCC प्राइस कंजम्पशन था। इनकम में चेंज होने की वजह से जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम जुड़ेंगे वो लाइन क्या कहलाएगी? इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या? हाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, फिर तीनों को मिला दो PCC बन जाएगा। हाँ कम भी हो सकती है, बट एक, हाँ वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को दिखाया है ना हमने, इसलिए बढ़ाकर प्राइस को कम करके फिर एक्चुअल इनकम, रियल इनकम बढ़ा के और फिर दिखाया है हमने, तभी आगे की ओर रोटेट किया है। बाकी हो सकता है वो भी तीन सिचुएशन। हाँ इसमें दो से भी हो सकता है। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ऊपर की ओर जाता हुआ, स्ट्रेट नहीं बना क्या? बना दो, मान लेना स्ट्रेट लाइन। हम्म, नहीं मैं नहीं मानूंगी। तो ये क्या है फिर? यहाँ से E0 से E1 पर अगर गया है तो अभी से क्या बोलेंगे? इनकम इफेक्ट, वो था प्राइस इफेक्ट। इकोनॉमिक्स बन जाओगे आप? बन ही जाओगे। पढ़ा दूं? नहीं पढ़ाऊं? पढ़ना पड़ेगा।
यही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? कौन? कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ी होगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। थोड़ा लेवल तो हाई होगा ही, नेट का क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो जो चीजें पढ़ते हो उसमें से कई चीजें तो आपकी पढ़ी हुई हैं, उसमें तो ज्यादा, अब ये तो चीजें समझनी पड़ेंगी ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे पेपर बनने के लिए आता है ना, कई क्वेश्चंस आप उनमें एवरेज वेटेड होते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे डालने हैं जो सबसे हो जाएं नॉर्मल, अगर आपसे भी वही होंगे तो फिर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का क्राइटेरिया कहाँ से पूरा होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आप यहाँ से कोचिंग नहीं लोगे तो भी कर दोगे, सब करके आते हैं उनको। आप कोचिंग लेने के लिए बैठे हो तो वो क्वेश्चन के डिफरेंस जो वो बाकी लोग गलत करेंगे या छोड़ेंगे आप वो सही करोगे, तब डिफरेंस आता है सिलेक्शन। अब आप लिखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस इफेक्ट है ना, चलो चलो हेडिंग लिख लो, बताते। क्या हुआ? नहीं सभी है क्या? बिजनेस साइड से भी तो है, बिजनेस साइड से हो ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईएफएम वालों को ही ज्यादा आएगा। हाँ बस देख लो, पॉजिटिव रहो ना आप लोग। क्या हुआ? देखो हम पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट, किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस चेंज होता है ना तो दो तरीके से उस पर इफेक्ट आता है, एक तो आता है इनकम इफेक्ट और एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कई बार तो फॉर्मूला ही पूछा हुआ है आपसे कि पीई क्या है, तो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या फिर आपसे इनकम इफेक्ट पूछे तो आप निकाल सकते हो प्राइस इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसी तरह से। ठीक है, देखो हिक्स थे ना, उन्होंने फेमस किया था इसको, हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये। उन्होंने ये बोला कि जैसे ही किसी कमोडिटी की, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि प्राइस कम होती है, बढ़ भी सकती है, दोनों सिचुएशन होती है, लेकिन बुक सारी वो ही लेती हैं कि प्राइस कम होती है। जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो दो जगह इफेक्ट आता है, एक तो उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, और दूसरा उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्राइस कम हो गई तो अब आप इसको खरीदना चाहेंगे। तो प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट जुड़े हुए होते हैं, एक तो इनकम और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पहले इसे लिखो, हिक्स टोल्ड दैट when price of any commodity diminish, decrease लिखो, when price of any commodity decrease it will affect its demand by two ways, by two ways। फर्स्ट लिखो, it increase its real income, ब्रैकेट में लिखना परचेजिंग पावर,
जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले डिमांड में. इट्स रियल इनकम, परचेजिंग पावर. इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. और सेकंड लिखो, that particular commodity became cheaper comparison to their substitute. It is called substitution effect. हिंदी में लिखो, हिक्स ने बताया कि, ये लिख लेना फॉर्मूला, एक वस्तु की कीमत में, हिक्स ने बताया कि एक वस्तु की कीमत में कमी उस वस्तु की मांग को दो प्रकार से प्रभावित करती है. फर्स्ट लिखो, यह वास्तविक आय में वृद्धि करेगी. यह वास्तविक आय में वृद्धि करेगी जो कि आय प्रभाव कहलाता है. और सेकंड लिखो, यह अन्य वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाएगी जिससे कि उपभोक्ता दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा. ठीक है, फिर हिंदी में भी ये वाले फॉर्मूला लिखना, कीमत प्रभाव इक्वल्स टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव. अब देखो, दो तरीके से इफेक्ट आएगा उसके ऊपर. ठीक है, एक तो इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. चेंज हुई है केवल कमोडिटी की प्राइस. तो अब आप जब इनकम इफेक्ट को अलग करेंगे तो बचेगा कौन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब प्राइस चेंज हो गई तो रियल इनकम बढ़ गई होगी, यानी वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा. आपको रियल इनकम का इफेक्ट निकालना है तो जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा. वही तो बात है. आप इनकम इफेक्ट अगर निकाल लेंगे प्राइस इफेक्ट में से तो जो बचा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा. आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, हिक्स ने और एक स्लट्सकी थे, दोनों ने दो इक्वेशन दी कि आप जो इनकम इफेक्ट है उसे एलिमिनेट करने के बाद में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं. तो पहले हिक्स की अप्रोच पढ़ेंगे हम. देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिक्स. देखो हिक्स ने क्या बोला, डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में. अभी रुको, आप मत बनाना, पहले मैं बना लूं. सही बनना जरूरी है, मेरा भी और आपका भी. देखो, ये आपकी एल बजट लाइन. जैसे ही एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हुई, बजट लाइन बार की ओर शिफ्ट होगी. DL1 नई बजट लाइन है.
अब देखो, हिक्स ने बोला कि ये बजट लाइन जो शिफ्ट हुई है ना, तो कॉम्पनसेट करना है, यानी कि उसकी आय बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम को कॉम्पनसेट करते हैं हम, ताकि जो इनकम पर इफेक्ट आया ना वो एलिमिनेट हो जाए। हिक्स ने बोला कि कंज्यूमर कहीं इस तरह से इक्विलिब्रियम पर होगा, क्या आईसी होगा उसका, और कंज्यूमर इस तरह इक्विलिब्रियम पे कहीं होगा। अब हमको एलिमिनेट करना है किस चीज को, इनकम के इफेक्ट को, जब उसकी रियल इनकम बढ़ गई है और हम चाहते हैं अब कम करना और भी, तो सरकार क्या कर सकती है, केवल टैक्स लगा सकती है, ताकि उसकी इनकम जो बढ़ी है, यानी परचेजिंग पावर जो इंक्रीज हुई है वो वापस कम हो जाए। तो उसकी नई जो बजट लाइन थी वो BL1 थी। अब मान लो उसकी इनकम कम हो गई, टैक्स लगा, तो अंदर की ओर शिफ्ट होगी ना पूरी बजट लाइन, तो पूरी बजट लाइन इस तरह से शिफ्ट होगी, ऐसा हिक्स ने बोला कि मान लो B1 L डैश कर दो, इस तरह से शिफ्ट होगी कि कंज्यूमर जो नए इक्विलिब्रियम में होगा ना, वो पहले वाला इंडिफरेंस कर्व को ही फॉलो करेगा, बट पहला वाला जो इक्विलिब्रियम था ना वो अनअटेनेबल हो जाएगा अब उसके लिए। स्टार्टिंग में क्या हुआ, शुरुआत में ब्लैक वाली बजट लाइन थी उसकी, कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो उसकी बजट लाइन आगे की ओर रोटेट हो गई, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स लगाया, टैक्स जैसे ही लगाया इनकम वापस कम हुई, तो इसके साइमल्टेनियसली BL1 के साइमल्टेनियसली अंदर की ओर शिफ्ट हुई। पर हिक्स ने बोला अंदर शिफ्ट ऐसे होगी कि जो पहले वाला इक्विलिब्रियम था वो अनअटेनेबल हो जाएगा, बट कंज्यूमर पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही बना रहेगा। तो देखो हमने जानबूझकर कुछ इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाया है कि पहले वाला पॉइंट अनअटेनेबल हो गया और सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहकर नया इक्विलिब्रियम मिल गया, और ये जो बीच का पोर्शन है ये खाली ही दिखाना है आपको, इस तरह से इंडिफरेंस कर्व बनाना है। तो ये हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। आपने इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया, तो जो बचा वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बनाओ, ट्राई करो, यानी कि ई से लेकर के और ई डैश तक ये पूरा ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हाँ, क्या हुआ, ज्यादा बड़ा ही बनाओ ताकि समझ में आए।
क्या करूं, L1 वाला वापस रिपीट कर दूं? बना लिया क्या आपने? अंदर गलत है ये, दो इन बन जाने दो। ये अंदर क्यों जा रहा है इंडिफरेंस कर्व आपका? कर्व अंदर क्यों जा रहा है, ये गलत है। बन गया क्या? ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, गलत है। देखो बीच में मैंने गैप रखा है ई से E1 तक, वो कहाँ है आपका? नई वाली बजट लाइन ना आपने। अब देखो आपने ये जो ब्लैक वाली बनाई है दूसरी, ये इसके पैरेलल आ रही है क्या? घुमाते हुए आ रही है ऐसे इस तरह से, ये गलत है। जैसे ये बना दी ना आपने पूरी, इसी के पैरेलल इस तरह से बनानी थी आप। बनाओ दोबारा, कोई बहुत जल्दी नहीं है, आराम से बना लो, पर सही बनाना जरूरी है। दोबारा बनाओ, 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 दोबारा बनाओ आप भी, सब लोग दोबारा बनाओ, पीछे दो को छोड़ के। हाँ सही है उनका। क्या समझना है बताओ? इसके पैरेलल करो, ये वाली है ना वाली वजह से, जस्ट पैरेलल इनकम चेंज होने पर अपन ने ऐसे किए ना, अपन ने इसके पैरेलल ये बना दी। जैसे ही अब आपकी नई बजट लाइन वाली है, ये पैरेलल बनानी, देखो आपने कैसे बनाया, पैरेलल नहीं लग रही ना ये। और देखो ये वाली बजट लाइन पैरेलल इन्होंने, समझ में आ रहा है कि भाई अंदर की ओर शिफ्ट हो, वैसी चीज दिखाओ उसमें। जल्दी नहीं है, आराम से बना। हाँ कर दूं पूरी? हाँ, इसके बीच में स्पेस नहीं रखा आपने। वो हिल गया हाथ में। बनाओ दोबारा, तीनों बनाओ, फिर मैं आईसी में बनाऊंगी। प्रोसेस ही गलत किया है आपने, ये भी बनाओ फिर आईसी बनाना पहले। ये बन गई, अब इसके पैरेलल अंदर की ओर बनाना। आईसी ये इंडिफरेंस का भी यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया आईसी सबसे। ऐसे नहीं घूमेगा, नहीं वो, देखो वहाँ कहाँ घूम रहा है, ऐसे बना, वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना। हम्म पेंसिल देंगे नहीं, फिर पेन से नहीं बनाते हो वापस, बनाते हो ना।
सही है क्या? चले आगे। मतलब बना लिया, लिखना तो अब है। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिग्स। इट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटरी अप्रोच। से क्षतिपूरक दृष्टिकोण भी कहते हैं, कॉम्पनसेटरी अप्रोच। इनकम ऑफ कंज्यूमर is compensated through the way so that a consumer is maintaining same indifference curve, but old equilibrium is now unattainable। में दो चीजें याद रखने वाली हैं, कौन कौन सी? एक तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, वो ही रहता है, और दूसरा सॉरी, एक तो इंडिफरेंस कर्व चेंज नहीं होता है, वो ही बना रहता है, और दूसरा कि ओल्ड इक्विलिब्रियम जो है ना वो अनअटेनेबल हो जाता है। ठीक है, पुराना इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर अब नई बजट लाइन से नहीं पहुंच पाएगा। देखो, जो ये नई बजट लाइन है B1L', ये जो बजट लाइन है इक्विलिब्रियम अब उससे ऊपर है पुराना वाला, यानी बजट से बाहर है, अनअटेनेबल हो गया, अब मिल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना? बजट तो आपका यहाँ से शुरू हुआ है और पुराना इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, तो अब अनअटेनेबल हो गया वो पॉइंट। तो ये दो बातें ध्यान रखने वाली है कि सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहेगा और पुराना इक्विलिब्रियम अनअटेनेबल हो जाएगा। थोड़ा इस डायग्राम के बारे में भी लिखो आप, बाद में याद नहीं रहेगा। इनिशियली consumer is
on E point equilibrium. When price of X falls, when price of X falls, budget line is rotated from BL to BL1. Now government will impose taxes, to compensate the income. After imposing the tax, new budget line is B1L dash. And new equilibrium is E dash. Where consumer is consuming x1 quantity of x. x1 मैंने नया डाला है, आप भी लिखो डायग्राम में, x1 क्वांटिटी ऑफ x, इस पे ओनली x लिख लेना. Hence substitution effect is x2 x1. Substitution effect is x2 x1. तो सब मन से बना के बोला है भाई, पूरा लिखा है किसी ने तो बताओ, क्या रिपीट करना है? हाँ बोलो, कहाँ तक लिखा मैं बोल दूंगी दोबारा. नहीं बताओ मुझे, जो भी थियोरी लिखी समझ में आई क्या? क्या लिखा है आपने? डायग्राम को डिस्क्राइब किया है आपने, है ना? मैंने जो बोला वो नहीं. लिखना अपना मेन टारगेट नहीं है, डायग्राम जस्टिफाइड होना चाहिए. शुरुआत में बजट लाइन उसकी BL थी, ये लिखा है हमने. जब x की प्राइस कम हुई तो बजट लाइन BL1 हो गई. उसे कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स लगाया तो नई बजट लाइन B1L डैश हो गई. पुराना इक्विलिब्रियम E था, नई बजट लाइन पर इक्विलिब्रियम E डैश हो गया. पुराना इक्विलिब्रियम अनअटेनेबल हो गया, इंडिफरेंस कर्व सेम रहा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट x2 x1 हो गया. ये हिग्स की अप्रोच थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की. फिर बात आती है स्लट्स की. अभी करवाऊं या नहीं करवाऊं? नहीं, सब मना कर रहे हैं. सिर्फ करवाना टारगेट नहीं, समझ में आना भी है. कल क्या स्टार्ट करूंगी? क्या बोल रहे हैं? तो वो तो पूछूंगी मैं, दोबारा बनवाऊंगी आपसे. ठीक है, कल करवाती हूँ. कल कोशिश करेंगे अपन, परसों पूरा हो जाए. परसों होगा, अभी डायग्राम है इसमें. और नहीं फिर समझ नहीं आए तो फिर मतलब नहीं है ना. मैं आपको पढ़ाए जा रही हूँ और समझ में ना आए, एक आध क्लास में नहीं आती नई चीजें, हमें भी दिक्कत हुई थी. सब है, मिल जाए.